वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 12 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अभी 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार 2006 के बाद से वीज़ा मुक्त गंतव्यों की औसत संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल और आधिकारिक रैंक है जो उनके धारकों द्वारा पूर्व वीज़ा के बिना पहुंच सकने वाले जो गंतव्य होते हैं यानी डेस्टिनेशन की संख्या के अनुसार इसका आकलन किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2006 में हेनले एंड पार्टनर्स वीज़ा प्रतिबंध सूचकांक के रूप में की गई थी। सूचकांक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष डेटा पर आधारित है जो सबसे बड़ा और सबसे सटीक यात्रा सूचना डेटाबेस तैयार करता है। हेनले एंड पार्टनर्स की अनुसंधान टीम द्वारा ये बढ़ाया गया। हेनले एंड पार्टनर्स एक लंदन स्थित सलाहकार फर्म है। इस सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य शामिल हैं। तो 199 पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य शामिल हैं। इसे इसलिए दिया है क्योंकि कुछ ऐसे द्वीपीय देश हैं जहां लोग जाते हैं और उनको लोग उनको सभी देश रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते कि वो देश हैं, इसलिए 227 गंतव्य यहाँ पर लिखा है। एक विशिष्ट पासपोर्ट जितने देशों तक पहुँच सकता है वह उसका वीज़ा मुक्त स्कोर बन जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो आइए देख लेते हैं। तो ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान पर हैं, जिससे 194 वैश्विक गंतव्यों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। जो भी इतने देश हैं ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन, इसमें इनको 194 वैश्विक जो गंतव्य देश हैं पूरी दुनिया में, वहाँ पर वीज़ा की मुफ्त में अनुमति मिलती है। शीर्ष 10 बड़े पैमाने पर यूरोपीय देशों का दबदबा है क्योंकि ये फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और स्पेन है। ये सब यूरोप के ही देश हैं। बाकी सिंगापुर और जापान 2 ही देश हैं एशिया के। यात्रियों द्वारा वीज़ा मुक्त गंतव्यों तक पहुंचने की औसत संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है और जो 2006 से 6 में 58 थी और 2024 में बढ़कर ये 111 हो गई है। तो लगभग 2 गुनी हो गई है। भारत का पासपोर्ट इस सूची में कोई विशेष इंक्रीज नहीं हुआ है। नंबर ये 80वें स्थान पर है, जिसमें नागरिकों को बिना वीज़ा के इस 62 देशों में यात्रा की अनुमति है। भारत के लोग हैं जो बिना वीज़ा के 62 देशों में यात्रा कर सकते हैं। बिना वीज़ा के केवल 28 देशों में प्रवेश के साथ अफगानिस्तान सूची में सबसे निचले स्थान पर है। केवल 29 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ सीरिया दूसरे सबसे निचले स्थान पर है। सबसे नीचे अफगानिस्तान है, उसके बाद में सीरिया है। इसके बाद 31 के साथ इराक और 34 के साथ पाकिस्तान इसका नंबर आता है। नीचे से चौथा स्थान पाकिस्तान का है और तीसरा स्थान इसका इराक का है। संयुक्त अरब अमीरात पिछले दशक में सबसे तेज पर्वतारोही था। सबसे तेज ऊपर उठने वाला ये स्थान इसने प्राप्त किया है। ये 11वें स्थान पर पहुंच गया है। ये वीज़ा के 183 गंतव्यों तक पहुंच प्रदान करता है। संयुक्त अरब अमीरात ये 100 मुफ्त में वीज़ा गंतव्यों में 183 देशों तक इसकी पहुंच है और ये 11वें स्थान पर आता है। अब देख लेते हैं एक लिस्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट कौन किसके हैं। तो नंबर 1 में रैंक 1 इनकी आई है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर, स्पेन। इनकी संयुक्त रूप से 91 इनकी 194 देशों में पहुंचे, जैसा कि ऊपर हमने देखा। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, उत्तर कोरिया और स्वीडन, ये इनकी 193 देशों तक पहुंच है। तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड और नीदरलैंड है। इनकी 192 देशों तक पहुंच है। भारत की 80 रैंक है और इसकी 60 देशों तक पहुंच है। अब आइए हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है कतील यक्षगान मेला के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। ये जब कतील यक्षगान मेला का करते हैं ये उसमें नृत्य, तो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, आप देख सकते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय की मंजूरी के बाद दक्षिणी कन्नड़ में 1 सदी पुराना यक्षगान मेला पूरी रात जो ये शुरू हो गया है। फिर से ये पूरी रात होता है और तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये 19वीं सदी के मध्य में शुरू हुई एक प्रसिद्ध यक्षगान मंडली है, क्योंकि ये मंडली के अकेले नहीं करते, ये मंडली में रहते हैं और मंडली के उसमें इकट्ठे होकर ये नृत्य और अपना मेला में जो भी नृत्य वगैरह है उसमें करते हैं। यक्षगान मंडली एक महत्वपूर्ण हरके सेवा यानी ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यक्षगान कार्यक्रम की मेजबानी करता है। इसे कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी यक्षगान दशावतार मंडली तथा कतील मेला के नाम से जाना जाता है।
ये उन भक्तों के अनुरोध पर प्रदर्शन करता है जिन्होंने किसी इच्छा की पूर्ति के लिए या सेवा के रूप में यक्षगान कार्यक्रम की व्यवस्था करने का व्रत, यानी उसको हरके बोलते हैं, ये लिया है। मतलब जो भी लोग इसको मतलब बोलते हैं कि हम ऐसा मेरा ये काम सही हो जाएगा तो ये यक्षगान मेला करवाएंगे, तो वो लोग बुलाते हैं, फिर वे करते हैं इसके लिए। इसके बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये तटीय कर्नाटक में लोकप्रिय एक पारंपरिक लोक नृत्य है, यानी चला आ रहा है। ये नृत्य संगीत, गीत, विद्वत संवाद और रंगीन जो वेशभूषा का एक दुर्लभ संयोजन इसमें दिखाई देता है, जैसा कि हमने ऊपर दिखाया कि उस तरह रंगीन वस्त्र पहनते हैं। परंपरागत रूप से पुरुष सभी भूमिकाएं निभाते हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। हालांकि महिलाएं अब यक्षगान मंडलियों का हिस्सा हैं। पहले जो महिलाओं के रोल होते थे वो मतलब पुरुष ही निभाते थे, लेकिन अब महिलाएं खुद शामिल होने लगी हैं इसमें। एक विशिष्ट मंडली 15 से 20 जो उसमें अभिनेता जो अभिनय करते हैं वह होते हैं इसमें 15 से 20 एक मंडली में, और ये इसमें एक भागवत होते हैं जो समारोहों के मास्टर और मुख्य कथाकार होते हैं। यक्षगान के तत्व देखते तो कृत्य इनमें, तो ये प्रत्येक प्रदर्शन सामान्यतः रामायण या महाभारत के प्राचीन हिंदू महाकाव्यों में से एक छोटी सी उपकहानी प्रसंग के रूप में जाना जाता है, उस पर केंद्रित होता है। इनका जो भी ये करते हैं उसी पर केंद्रित होता है, रामायण या महाभारत पे। इस कार्यक्रम का प्रतिभाशाली कलाकारों द्वारा जो मंचई प्रदर्शन पारंपरिक संगीत के साथ कमेंट्री गायक या भागवत द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसमें दोनों शामिल होते हैं, गायक या भागवत कोई दोनों शामिल होते हैं इसमें। यक्षगान में प्रस्तुत संगीत वाद्य यंत्रों में चंदे, इसको ड्रम बोलते हैं, और हारमोनियम, मेडल, ताल, ये मिनी मेटल क्लेपर्स होती हैं, और ये बांसुरी इसमें शामिल होती है। इसमें तो हारमोनियम, मेडल, ताल और बांसुरी इसमें शामिल होती है। अब पोशाक, तो यक्षगान के उपयोग की जाने वाली पोशाकें बहुत अनोखी और विस्तृत होती हैं। ये बड़े आकार की टोपी, रंगीन चेहरे और पूरी शरीर पर विस्तृत पोशाकें, पैरों पर संगीत की माला, जो गीजे होते हैं, जो मतलब घुंघरू टाइप के होते हैं, वो पहने होते हैं, जो इस तरह से उसमें दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें एक बड़ा सा टोपा, ये चेहरा एकदम कलर जैसा, और पोशाक इस तरह की ऐसी करके नृत्य अपने कला करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति BR गवई को सुप्रीम कोर्ट की कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के बारे में देखते हैं। इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 3A के तहत किया गया था। इसका उद्देश्य शीर्ष अदालत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों में समाज के जो कमजोर वर्गों को एक मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। इस अधिनियम की धारा 3A में कहा गया है कि केंद्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या NALSA नालसा समिति का गठन करेगा। तो इस संगठन को देख लेते हैं। इसमें वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो अध्यक्ष हैं और साथ ही केंद्र द्वारा निर्धारित अनुभव और योग्यता रखने वाले अन्य सदस्य इसमें शामिल होते हैं। इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्य दोनों में भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI द्वारा नामित किया जाएगा। इसके अलावा CJI समिति के सचिव की नियुक्ति कर सकते हैं। इस समिति में बदले में CJI के परामर्श से केंद्र द्वारा निर्धारित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती है। नालसा नियम 1995 के नियम 10 में SC/LSC सदस्यों की संख्या का अनुभव और योग्यताएं इसमें दोनों शामिल होती हैं। 1987 के अधिनियम की धारा 27 के तहत केंद्र को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना द्वारा CJI के परामर्श से नियम बनाने का अधिकार होता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसे कानूनी सहायता कार्यक्रम को वैधानिक आधार देने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों, SC, ST और EWS श्रेणियों, औद्योगिक श्रमिकों, विकलांग व्यक्तियों या अन्य जो वंचित वर्ग हैं उनको मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। नालसा अधिनियम के तहत कानूनी सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियां बनाने के लिए 1995 में नालसा का गठन किया गया था। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना NALSA नालसा की नीतियों और निर्देशों को लागू करने और लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देने और लोक अदालतों का संचालन करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नालसा का नेतृत्व संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और ताल्लुक कानूनी सेवा समिति जिलों के अधिकांश तालुकों में स्थापित की गई। प्रत्येक जिले में जिला न्याय परिसर में स्थित प्रत्येक DLSA की अध्यक्षता संबंधित जिला में न्यायाधीश द्वारा इसमें की जाती है।
तालुका या उप विभागीय कानूनी सेवा समितियों का नेतृत्व एक वरिष्ठ सिविल जो न्यायाधीश होता है वह करता है। तो ये पूरा आर्टिकल देखा। अब अगला आर्टिकल देखते हैं। हमारा अगला आर्टिकल है रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी जलीय पशु रोग के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम यानी SPAAD परियोजना ने देश भर में मत्स्य रोगों पर नजर रखने के लिए एक और निगरानी करने के लिए एक मोबाइल ऐप रिपोर्ट फिश डिजीज पेश की है। तो तभी चर्चा में है, देखते हैं। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप यह एक मोबाइल एप्लीकेशन का इरादा मछली किसानों के खेतों में बीमारियों की रिपोर्ट करने और एक सुविधाजनक कुशल मंच के साथ सशक्त बनाना है। मतलब उसकी देखरेख करना, मछली वगैरह कोई उसको दिक्कत ना हो, नुकसान ना हो, उसके लिए देखरेख करना है। NSPAAD परियोजना के सहयोगी भागीदारों में से एक केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान यानी CIFT है, जिसमें ICAR, NBFGR प्रमुख संस्थान हैं। यह ऐप इसी तरह विकसित किया गया है। इसकी विशेषताएं ऐप की देख लेते हैं। इसका सहज और उपयोगकर्ता के अनुकूलन इंटरफेस मछली किसानों को आसान पहुंच तक सक्षम बनाता है। यह ऐप एक आसान रोग रिपोर्टिंग प्रारूप प्रदान करता है और जहां किसान स्थान, प्रभावित प्रजातियां, देखे गए लक्षण और चित्र जैसी आवश्यक जानकारी प्रदान करके रोग के प्रकोप को आसानी से रिपोर्ट इसमें कर सकते हैं। जियो टैग, इसका महत्व क्या होगा इसमें, जैसे कि तो इसमें जियो टैगिंग तकनीकी का उपयोग किया गया है, जिससे अधिकारियों को त्वरित प्रक्रिया की सुविधा प्रदान करेगी और प्राप्तकर्ताओं की रिपोर्ट के लिए जो किए गए मामलों की स्थिति पर वास्तविक समय पर अपडेट मिलता रहेगा, जिससे रोग प्रबंधन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सकेगी। इस ऐप को एक सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगा ये ऐप, और जो किसानों को बीमारी की रोकथाम, उपचार और सर्वोत्तम जलीय कृषि प्रथाओं का मूल्यवान संसाधन प्रदान करने के लिए सलाह, इससे मतलब जानकारी मिल जाएगी। इसका उद्देश्य जलीय पशु रोगों को निदान, रोकथाम, नियंत्रण और उपचार को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक पैकेज प्रदान करना है, जिससे जलीय कृषि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए समाधान प्रदान किया जा सके। इससे जलीय कृषि में रोग प्रबंधन में बदलाव आने की उम्मीद है, अतः रोग का शीघ्र पता लगाने, डेटा संचालित का निर्णय लेने, क्षमता निर्माण और कुशल संसाधन के आवंटन के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्र की स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि हो सकेगी। यह मछली किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा की रक्षा करने और जलीय कृषि उद्योग के सतत विकास में योगदान देने का वादा करता है। हमारा अगला आर्टिकल है रॉक ग्लेशियर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं रॉक ग्लेशियर के बारे में। अभी एक नए अध्ययन से पता चला है कि झेलम बेसिन में पहचानी गई 100 से अधिक सक्रिय परमाफ्रॉस्ट संरचनाएं बर्फ में विनाशकारी आपदाओं का कारण बन सकती हैं। तो रॉक ग्लेशियर के बारे में देखते हैं। रॉक ग्लेशियर चट्टान, बर्फ, हिम, कीचड़ और पानी का एक समूह होता है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पर्वत जो धीरे धीरे नीचे की ओर बहता है। और ये सामान्यतः चट्टानी ग्लेशियरों की सतह पर हिम ग्लेशियर के विपरीत बहुत कम बर्फ इसमें दिखाई देता है। रॉक ग्लेशियर में चट्टानी मलबे से ढकी बर्फ की एक समूह हो सकता है। इसमें अंतरालीय बर्फ के साथ चट्टान का एक समूह भी शामिल हो सकता है। रॉक ग्लेशियर सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में निर्मित होते हैं, जहां परमाफ्रॉस्ट, रॉक मलबे और बर्फ का संयोजन होता है। एक सामान्य परिदृश्य में पहले से मौजूद ग्लेशियर शामिल हैं, जो गति करते समय मलबे और चट्टानों को जमा करता है। समय के साथ यदि ग्लेशियर पीछे हटता है या पिघलता है, तो मलबे से ढकी जो बर्फ की चट्टानें हैं वह ग्लेशियर में बदल जाती हैं, और इसमें भीतर परमाफ्रॉस्ट की स्थिति को इंगित करने के लिए इन्हें सक्रिय या अवशेष रूप से वर्गीकृत किया जाता है, जिसे चट्टान की सतह पर उपस्थिति में पहचाना जाता है। इसका प्रभाव क्या होगा, तो इससे हिमानी झील विस्फोटक बाढ़ और का खतरा बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगा तो वो पानी तो नीचे ही आएगा ना, तो हिमानी झील वगैरह होती हैं, उसमें जब पानी जब ज़्यादा आएगा तो बाढ़ आ ही जाएगी। इससे पिघलती बर्फ़ पर भूमि के ढीले होने के लिए साथ साथ भूस्खलन से अधिक मतलब खतरा भूस्खलन का भी इससे हो जाएगा। जब पानी गिरेगा तो भूस्खलन होगा ही। हमारा अगला आर्टिकल मोमेंटम निवेश के बारे में है। तो मोमेंटम निवेश क्या है, इसके बारे में दिया है, तो आइए देखते हैं। अभी कई अकादमिक अध्ययनों से पता चला है कि मोमेंटम निवेश एक उच्च रिटर्न दे सकता है, जो बेंचमार्क सूचकांकों को आसानी से हरा सकता है। तो मोमेंटम निवेश क्या है, यह निवेश एक शैली को संदर्भित करता है जिसमें निवेशक ऐसे स्टॉक या बॉन्ड जैसी संपत्ति खरीदते हैं जिनकी कीमत लगातार बढ़ रही होती है, जबकि ऐसी संपत्ति को बेचते हैं जिनकी कीमतें गिर रही होती हैं। मोमेंटम निवेश ये बढ़ती कीमतों के साथ संपत्तियों की इस उम्मीद से खरीदते हैं
कि इन संपत्तियों की कीमत में बढ़ोतरी जारी रहेगी, जिससे उन्हें भविष्य में मुनाफा कमाने के लिए परिसंपत्तियों की ऊंची कीमत पर बेचने का अवसर मिलेगा। ये इस दर्शन पर आधारित है कि परिसंपत्ति की कीमत में स्पष्ट रुझान हो सकते हैं, जो ये रुझान समय के साथ बदलते रहते हैं। ऐसे रुझान के बने रहने पे निवेशकों से महत्वपूर्ण लाभ कमाने के लिए जल्दी पहचानने और उनमें भाग लेने का अवसर मिलता है। इस तरह से निवेशक जो होता है ऐसी संपत्तियां बेचते हैं जिनकी कीमत में गिरावट हो रही होती है और उम्मीद करते हैं कि इन कीमतों में गिरावट का कुछ समय तक जारी रहेगी, इसलिए इसको बेच देते हैं। जिसमें बढ़ोतरी होती है उसको खरीद लेते हैं। मोमेंटम निवेशक ये सामान्यतः उन परिसंपत्तियों के मौलिक और आंतरिक मूल्य का गहन विश्लेषण नहीं करते जिसमें ये निवेश करते हैं। ये पूरी तरह से इस आधार पर निवेश करते हैं, उसका अध्ययन नहीं करते, बस देखते हैं कि किसी परिसंपत्ति की कीमत ऊपर और नीचे एक मजबूत वृद्धि इसमें दिखा रही होती है, उसी हिसाब से ये बेचते खरीदते हैं, जिस पर ये भरोसा कर लेते हैं और जो जिसकी कीमत कम हो रही होती है उसको बेच देते हैं और जिसकी कीमत बढ़ रही होती है उसको खरीद लेते हैं। मोमेंटम निवेशक का अधिक कीमत पर खरीदे और अधिक कीमत पर बेचे, बाई हाई एंड सेल हायर पर जो उनकी सोच या निदर्शन निवेशकों को दी जाने वाली पारंपरिक कम कीमत पर खरीदे और अधिक कीमत पर बेचे की सलाह बिल्कुल इसके विपरीत होती है। हमारा अगला आर्टिकल रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण क्या है इसके बारे में है। तो आइए देख लेते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के बारे में। तो अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन का रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण यानी CICD 11 TM मॉड्यूल 2 रुग्णता कोड लॉन्च कार्यक्रम में 10 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, इसको कर दिया गया है। तो रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीमारी को वर्गीकृत करने के लिए विकसित किया गया है। इसको वर्तमान में उपलब्धि बीमारियों पर वैश्विक डेटा मुख्य रूप से आधुनिक बायोमेडिसन माध्यम से निदान की जाने वाली जो स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं पर आधारित है। यह विश्व स्तर पर व्यापक उपयोग प्रदान करता है और ICD के साथ रिपोर्ट पर कोडित डेटा के माध्यम से दुनिया भर में मानव रोग और मृत्यु सीमा कारणों के परिणामों का महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। ICD के साथ कोडित निदान शब्द प्राथमिक माध्यमिक तृतीय देखभाल बीमारी पर यह स्वास्थ्य रिकॉर्डिंग और आंकड़े के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुख्य आधार होता है। ये डेटा आंकड़े के भुगतान प्रणाली, सेवा योजना, गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं अनुसंधान का समर्थन करते हैं। ICD की श्रेणियों से जुड़ा नैदानिक मार्गदर्शन भी डेटा संग्रह को मानकीकृत करता है और ये बड़े पैमाने पर अनुसंधान करता है और उसको सक्षम भी बनाता है। आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी आदि जैसे आयुष प्रणालियों पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली का वर्गीकरण अभी तक WHO ICD श्रृंखला में शामिल नहीं हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य खुफिया ब्यूरो यानी CBHI स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है जो ICD से संबंधित गतिविधियों के लिए WHO का सहयोग और केंद्र के रूप में कार्य करती है। यह विभिन्न बीमारियों और मृत्यु पर डेटा और उनका संग्रह का प्रसार और सुविधा प्रदान करता है। ICD 11 का और TM2 मॉड्यूल के बारे में देख लेते हैं। तो ये आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल यानी नमस्ते के माध्यम से आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी चिकित्सा के लिए कोड विकसित किया है। आयुष मंत्रालय ये ICD 11 का TM2 मॉड्यूल ये सिद्धा और यूनानी चिकित्सा के लिए कोड है, ध्यान रखना। ऐसा अगर कुछ शब्द आ जाता है तो अगर प्रीलिम्स पूछ लेता है प्रीलिम्स में UPSC में कि ये कोड है ये किस शब्द से संबंधित है तो उसमें ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। तो इसमें यूनानी सिद्धा चिकित्सा से संबंधित एक कोड है, इसे ध्यान रखना। आयुष मंत्रालय ने WHO के सहयोग से ICD 11 श्रृंखला में TM2 मॉड्यूल के तहत आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी प्रणालियों पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली का एक वर्गीकरण तैयार कर लिया है। आयुष मंत्रालय ने इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ एक डाटा समझौते पर जो डाटा होता है उस पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हमारा अगला आर्टिकल है यूकेलिप्टस स्नोवुड बीटल के बारे में। तो ये इस तरह का कुछ दिखता है यूकेलिप्टस स्नोवुड बीटल। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अभी वैज्ञानिकों ने यूकेलिप्टस वन वृक्षारोपण को एक कीट यूकेलिप्टस स्नोवुड बीटल से बचाने के लिए एक प्राकृतिक उपचार ढूंढ लिया जो यूकेलिप्टस को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता है। यूकेलिप्टस स्नोवुड बीटल के बारे में देखते हैं। ये पत्ती खाने वाला एक भृंग है जो यूकेलिप्टस का एक प्रमुख पतझड़ नाशक है। जब वो पत्ती खा लेता है तो पत्ते खत्म हो जाते हैं।
इसे यूकेलिप्टिस विविल के नाम से भी जाना जाता है। ये कीट ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है, लेकिन ये दुनिया भर में कई देशों में पाया जाता है जहाँ भी यूकेलिप्टस के पेड़ उगाए जाते हैं। ये भृंग पत्तियों, कलियों और टहनियों को खाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनको विकास रुक जाता है और अपस्फीति मतलब उनकी जो वृद्धि में कमी आती है और भारी उनको नुकसान होता है। ये विशाल क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी उड़ान क्षमता बहुत अच्छी होती है और ये वन उत्पादों के परिवहन के साथ साथ स्थानांतरित भी होता रहता है। कीट इसको मुख्य रूप से माइक्रोबास्प एनाफेस एसपीपी यानी एक महंगा समाधान की मदद से केंद्रित किया जाता है। इसे वैज्ञानिक की एक टीम के अनुसार निपटने के लिए एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रोगजनक कवक की एक तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया है। नया शोध आया है, उसके बारे में क्या बताया गया है नए शोध में? तो वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रूप से संक्रमित जो भृंग होते हैं उनको कवक का एकत्र किया जाने वाला रोगजनक पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के लिए एक बेहतर अनुकूलन इसमें कर सकता है, जिससे वन आबादी में भृंगों को नियंत्रित करके उसको कुशल बनाया जा सकता है। इस अध्ययन के निष्कर्षों में से पता चला है कि ब्यूवेरिया बैसियाना 100% की मृत्यु के साथ संपर्क और अंतर्ग्रहण दोनों में अत्यधिक प्रभावी होगा। यह एकीकृत कीट प्रबंधन का उपयोग करके टिकाऊ वानिकी के लिए जैव कीटनाशक विकसित करने के लिए कवक का उपयोग इसमें किया जा सकता है। कवक का उपयोग अन्य देशों में भी किया जा सकता है जहां कीट एक गंभीर रूप से क्षति पहुंचा रहे हैं। हमारा अगला आर्टिकल है REC रैक के बारे में। तो रैक ये यानी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी रैक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो REC के बारे में देखते हैं। अभी हाल ही में REC लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष में सड़क और राजमार्गों सहित बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में अपनी आसानी से वित्तीय वित्तीय मंजूरी को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है, तभी ये चर्चा में है। तो रैक लिमिटेड ये पूर्व में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ये विद्युत मंत्रालय के तहत, ध्यान रखना, ये विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये केंद्र सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है जो उत्पादन से वितरण तक संपूर्ण विद्युत क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में परियोजनाओं का वित्त पोषण इसमें शामिल होता है। ये RBI के साथ एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी यानी NBFC, एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान यानी PFI और एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी यानी IFC के रूप में पंजीकृत है। अब इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं, इतिहास के बारे में। इसे 1969 में देश भर में गंभीर सूखे, अकाल की पृष्ठभूमि में और सिंचाई के उद्देश्यों के लिए कृषि पंप सेटों का सक्रिय करने के लिए शामिल किया गया था, जिससे मानसून पर कृषि की निर्भरता को कम किया जा सके। इसमें संपूर्ण विद्युत अवसंरचना क्षेत्र को कवर करने के लिए वित्त पोषण जनादेश को विकसित करके और विस्तारित किया गया था, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, नवीनीकरण ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी स्टोरेज, हरित हाइड्रोजन आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियां इसमें शामिल की गई थीं। हाल ही में रैक ने गैर विद्युत अवसंरचना क्षेत्रों में विविधता ला दी है, जिससे सड़क और एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, IT संचार, सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना, इसमें शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल आदि आते हैं। बंदरगाह और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल, E&M, स्टील, रिफाइनरी आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में भी ये संबंध में ये कार्य इसमें शामिल हुए गए हैं। वित्त पोषण इसका कहाँ से होता है? तो रैक के देश में बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्य और केंद्र अपने निजी कंपनियों को दीर्घकालिक ऋण और अन्य वित्त पोषण के उत्पाद इसमें प्रदान करता है। राज्य और केंद्र दोनों करते हैं। ये अपने व्यवसाय को विदेशी उधार के अलावा बांड और सावधि ऋण सहित जो विभिन्न परिपक्वता अवधि वाले बाजार में उधार से वित्त पोषित करता है। रैक PDCL यानी रैक विद्युत विकास एवं परामर्श लिमिटेड रैक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जो विद्युत क्षेत्र में मूल्य वर्धित परामर्श सेवाओं की एक श्रृंखला भी प्रदान करती है। हमारा अगला और अंतिम आर्टिकल है INS काबरा के बारे में। तो आइए देख लेते हैं INS काबरा के बारे में। अभी भारतीय युद्धपोत INS काबरा एक स्वदेशी फास्ट अटैक क्राफ्ट भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोलंबो बंदरगाह पर पहुंचा है। तो INS काबरा तभी चर्चा में है, इसलिए इसको देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो ये एक नौसैनिक जहाज है जिसका नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। ये भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित और उच्च गति वाले अपतटीय गश्ती जहाज़ों के कार निकोबार से संबंधित है। ये 10 फास्ट अटैक क्राफ्ट की श्रृंखला में 8वां है, ध्यान रखना। इन जहाज़ों में भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र में गश्त, समुद्री डकैती रोधी और बचाव कार्यों के लिए एक लागत प्रभावी मंच के रूप में इसको डिजाइन किया गया है। ये
उस वर्ग और उसके जहाज़ों का नाम भारतीय द्वीपों के नाम पर रखा गया है। वे भारतीय नौसेना के पहले जल जेट चालित जहाज हैं। 35 समुद्री मील से अधिक की शीर्ष गति और इसके जल जेट प्रणोदन द्वारा इसे प्रदान की जाने वाली उत्कृष्ट गतिशीलता के साथ साथ ये जहाज तेजी से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों की उच्च गति में अवरोधन के लिए आदर्श के रूप में अनुकूल है। मतलब कोई अवरोध अगर आता है उसके लिए अनुकूल है, उसको भेदता हुआ ये आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो आज के सारे आर्टिकल हमने देख लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।